हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स में। आओ टेक्स्ट बुक पढ़े में आज क्लास 12th बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का पार्ट 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर पढ़ा जाएगा, जिसका पेज वाइज संक्षिप्त सार आपको समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी कि एक राजनीतिक पार्टी का सत्ता पर दबदबा चलना कई सालों तक। सब टाइटल है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। स्वतंत्र भारत के सामने आपने पिछले लेसन में पढ़ा 3 प्रमुख चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की, जो आपने पहले लेसन में पढ़ी। सेकंड लेसन में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, दूसरी चुनौती के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरे लेसन में तीसरी चुनौती आर्थिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। इस पेज पर 1 नंबर का 1-2 क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज पूरे पेज पे कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें ये है कि भारत के साथ साथ कई और देश भी आजाद हुए थे, लेकिन जिन चुनौतियों का भारत को सामना करना पड़ा वो बहुत ही कठिन थी। कठिन परिस्थितियों में देश स्वतंत्र हुआ, तो भारत ने अपने आप को सुदृढ़ रखा, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखा और लोकतंत्र की स्थापना की। जबकि अन्य स्वतंत्र देश दुनिया के ऐसे भी थे जिन्होंने या तो लोकतंत्र स्थापित ही नहीं किया, या पार्शियल लोकतंत्र, जिसको कहा जाता है थोड़ा बहुत लोकतंत्र, या सेना की सत्ता आ गई वहां पे। और भारत ने, सेकंड पैरे में यही है कि भारत ने सत्ता और राजनीतिक स्पर्धा को दूर रखते हुए जन कल्याण के बारे में सोचा और लोकतंत्र की सक्सेसफुली स्थापना की। और लास्ट वाले पैरे में हमारा संविधान बनकर 26 जनवरी 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इसके बारे में भी क्वेश्चन है आगे। और इसके साथ साथ 1950 में चुनाव आयोग का गठन हो गया और सुकुमार सेन हमारे प्रथम चुनाव आयुक्त थे, और ऐसा लग रहा था 1950 में ही चुनाव हो जाएंगे। सामने वाले पेज पे देखिए। अब क्वेश्चन बनता है कि 1950 में फिर चुनाव क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए क्योंकि भारत का इतना बड़ा आकार था जिसमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष, ये मैंने अंडरलाइन करना भूल गई, मैं इसको अंडरलाइन कीजिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव करवाना बहुत बड़ा कठिन काम था, बड़ा काम था। और चुनाव करवाने के लिए चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करना, मतदाता सूची तैयार करना बहुत ही जरूरी था, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। मतदाता सूचियां जब बनकर तैयार हुई तो उसमें पता लगा कि 40 लाख महिलाओं के नाम ही जो है वो दर्ज होने से, महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए। चुनाव आयोग ने इसको रिवाइज करने का हुक्म दिया, और ये दुनिया की ये काम जो है हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर था उस वक्त देश में, क्योंकि 17 करोड़ मतदाता थे, 3200 विधायक चुने जाने थे, 489 सांसद चुने जाने थे, 15% ही लोग साक्षर थे। तो चुनाव आयोग को ये भी ध्यान रखना था कि अनपढ़ लोग अपनी मर्जी का अपना जनप्रतिनिधि या कैंडिडेट चुन सके। और इसके लिए 3 लाख लोगों को ट्रेन किया गया, और ये दुनिया के लिए फिर एक मिसाल बन गया। एक बहुत ही कठिन परीक्षा की घड़ी थी भारत के लिए। लेकिन आप ये देखिए, यूरोप जैसा देश जहां पर अभी तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, उस समय भारत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से चुनाव करवाने जा रहा था। तो अब देखिए, इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, इस पहले आम चुनाव को एक हिंदुस्तानी संपादक ने कहा था, और बहुत सारे पत्रकारों ने जो है इस पर शंका जाहिर की थी, विदेशी पत्रकारों ने भी, कि पछताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सफल नहीं होगा इनका। लेकिन नेक्स्ट पैरा में 2 बार ये स्थगित करना पड़ा किसी ना किसी अड़चन के कारण। लेकिन 1951 से 1952 के बीच में ये चुनाव हुआ। इसको 6 महीने लगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने 1952 ही कहना है। अगर हाँ ऑप्शन में 1951 कोई पूछ लेता है तो 1951 ही आंसर आएगा इसका, अदरवाइज 1952 है इसका आंसर। और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 50% से ज़्यादा की आबादी ने इसमें हिस्सा लिया, और ये माना कि ये निष्पक्ष चुनाव था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि ये सभी आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए काफ़ी है, और ये भारतीय जनता ने ये जो कुछ इतिहास रचा है, ये जो है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग है, और ये मील का पत्थर जो है वो बनकर इतिहास में दर्ज हो गया है। आगे पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व देखिए। 1952 से लेकर 1967 तक 67 तक 3 आम चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी जीतती रही।
अब इस पे यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस पार्टी ही क्यों जीतती रही? क्योंकि ये पुरानी पार्टी थी। 1885 में इसकी स्थापना हो गई थी। ये पुरानी पार्टी थी, पुराना संगठन था। इसको लीड करने का, नेतृत्व करने का जो है प्रांतीय इलेक्शन भी हुए आज़ादी से पहले, उसमें एक्सपीरियंस था इसको। और ये एक ऐसा संगठन था जिसको आम जनता जो है आज़ादी दिलाने के लिए जिम्मेवार मानती थी और रिस्पेक्ट करती थी इस संगठन की। और जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो एक बहुत अच्छे लीडर थे। उन्होंने अब देश में, पूरे देश में घूमकर अपनी पार्टी के जो एजेंडा को जो है बताया लोगों के बीच में जाकर। और जब चुनाव हुए तो पहले आम चुनावों में 489 सीटों में से 364 सीटें कांग्रेस को मिली। विपक्ष का कुछ अता पता नहीं था। और हाँ, एक पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो दूसरे नंबर पर रही। ठीक है, अभी इस मैप में देखिए सामने 1952 से 1967 तक ये ऑरेंज जो है वो सारा कांग्रेस के अधीन रहा एरिया। आप देखिए जो ऑरेंज है। और ये जम्मू एंड कश्मीर, इनका संविधान अलग, सब कुछ अलग था, है भारत के अधीन था। इसके बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। एक केरला था जहां नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट जीता था। बाकी सब में कांग्रेस जीती थी, पूरे इंडिया में छाई हुई थी। तो आपने मैप में देखा केरल एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर विपक्षी दल की सरकार बनी। यहाँ पर विपक्षी दल ने 16 सीटें हासिल की। ऊपर मैंने एक लाइन अंडर की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही विधानसभाओं के भी चुनाव करवाए गए थे और उसमें भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। और उसमें फिर सामने आया था कि वो केरल को नहीं जीत पाई। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि जब पूरे देश में कांग्रेस जो है वो प्रभावी थी, तो केरल में क्यों नहीं जीत पाई? और बीच वाले पैरे में भी कोई अलग से उसने कुछ नहीं कहा, यही कहा है कि कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। एक केरल को मैंने देखो वो उसमें रेड पेन से मार्क किए हैं। 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन बना और उसकी सरकार बनी। अब लास्ट वाले 2 पैरे, उसमें एक ही इम्पोर्टेंट बात है कि इलेक्शंस में वोट प्रतिशत और सीटों का प्रतिशत 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आपको वोट प्रतिशत अधिक मिला है, दैट डज़ नॉट मीन कि आपको सीटें भी ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है ना? वोट प्रतिशत, एक एग्ज़ाम्पल दिया कि 45% था कांग्रेस का, वोट प्रतिशत तो 45% था, लेकिन सीटें उसको 74% मिल गई। तो संविधान में तो दिया गया है भाई, जिसकी सीटें ज़्यादा होगी सरकार वही बनाएगी। तो अगले पेज पे, अब अगले पेज पे ना केरल कम्युनिस्ट पार्टी की जीत के कुछ आंकड़े हैं, वो पढ़ लेना। सोशलिस्ट पार्टी की, स्टूडेंट के पढ़ने के लिए 2 पेज दे रखे हैं, मैं कंटिन्यू करती हूँ। कांग्रेस की प्रकृति, प्रभुत्व की प्रकृति क्या थी? इसके दबदबे की प्रकृति क्या थी? बार-बार गवर्नमेंट आ रही थी इनकी, तो उसकी नेचर क्या थी? कहते भारत ही एक ऐसा देश नहीं था जहाँ पर एक दल बार-बार जीत के आ रहा था। और भी कई स्वतंत्र राज्य थे जिनमें एक दल जीत के आ रहा था, लेकिन भारत की तरह लोकतंत्र की कीमत पर वहाँ पर जो है एक दल आ रहा था कि लोकतंत्र खत्म कर दिया, एक दल की सरकार बन गई। हाँ, भारत का कुछ-कुछ जो है इतिहास है जो अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से मिलता-जुलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसकी जो प्रभुत्व की जो नेचर क्या थी, प्रकृति क्या थी। देखिए दूसरे पैराग्राफ में कांग्रेस पार्टी की जड़ें जो कहाँ थी, स्वतंत्रता संग्राम से थी, क्योंकि ये बहुत पुरानी पार्टी थी। राष्ट्रीय आंदोलन में इसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, इसको वारिस के रूप में जानते थे। दूसरा, ये सुसंगठित पार्टी थी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ये इसका प्रभुत्व क्यों रहा, तो उसमें ये लिख सकते हैं हम पॉइंट। जब दूसरी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां भी सोचती ही थी, तो ये अपना अभियान भी, चुनावी अभियान भी शुरू कर देती थी। ये पूरे भारत में फैली हुई पार्टी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पार्टी की जड़ें पूरे भारत में थी। क्यों? आजादी के आंदोलन में ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के कारण लीड कर रही थी ये पार्टी। अगर छोटा क्वेश्चन आए तो मैंने 2 पॉइंट बना दिए आपके लिए कि आजादी के आंदोलन की अगुवा रही थी। दूसरा, इसकी नेचर जो थी सबको समेट कर, सबको मेल-जोल करके चलने वाली पार्टी थी। ये अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि इसकी प्रकृति क्या थी, तो उसमें ये दे सकते हैं। बाकी सुसंगठित थी। बहुत सारे पॉइंट्स आगे भी आएँगे। कांग्रेस एक सामाजिक पार्टी कैसे बनी? जब इसका जन्म हुआ 1885 में, तो ये पढ़े-लिखों की, शिक्षकों की और उच्च वर्ग की पार्टी थी। लेकिन धीरे-धीरे कुछ आंदोलनों में इसने लीड किया, तो ये शोषित वर्ग, मज़दूर, पिछड़े वर्ग और अशिक्षित वर्ग की भी एक पार्टी बन गई, जिसमें अब सभी वर्ग, जाति, धर्म, भाषा के लोग शामिल होना शुरू हो गए। लास्ट पैराग्राफ में विचारात्मक गठबंधन का क्या मतलब है? अब इसमें इतने सारे लोग, इतने समूह आ चुके थे, इतनी सारी विचारधाराएँ यहाँ पर इस विचारधारा में मिल चुकी थी कि इसकी एक अपनी विचारधारा बन चुकी थी। क्या विचारधारा थी? सबको
मिला के आगे बढ़ना, सभी में अपना समावेश कर लेना। तो एक ये मंच की तरह बन गई, इसमें काफ़ी गुट मिल गए, नो डाउट। ये देखो अगले पेज में, इसमें काफ़ी गुट बन गए, जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अगर कोई पार्टी किसी काम से नाराज़ भी होती थी, तो वो इस पार्टी को छोड़ के नहीं जाती थी। हाँ, वो अपना कोई और रोल जो है वो प्ले करती थी, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ती थी वो। गुटों में तालमेल और सहनशीलता, इसका कांग्रेस पार्टी का जो ये स्वभाव था, इसने इसको एक बहुत ताकतवर पार्टी बना दिया। देखो, मैंने सुलह समझौते और सर्व समावेशी पर अंडरलाइन किया है। ये इस पैरे का जिस्ट है। ये सुलह समझौते के रास्ते पर चलने वाली पार्टी थी, और सर्व समावेशी और हरेक को, हर वर्ग को अपने में समावेश करके चलने वाली पार्टी थी। और आगे वही लिखा है, इसमें कई गुट बन चुके थे, लेकिन अब अगले पेज पे करेंगे वो। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें बहुत सारे गुट शामिल थे, तो हर चीज का एक प्लस साइड और नेगेटिव साइड होता है। बहुत सारे गुटों के आने के कारण इसमें बंदी शुरू हो गई, और जो है वो एक इसको कमजोर करने की दिशा में ले गई। ये माइनस पॉइंट था सेकंड पैराग्राफ में। प्रांतीय इकाइयां विभिन्न गुटों में, कांग्रेस जो है प्रांतीय इकाइयों के विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी हुई पार्टी थी। मध्य मार्गी को मैंने अंडरलाइन किया है। इसकी नेचर जो थी पार्टी की, वो मध्य मार्गी और समावेशी, ठीक है। और जबकि विपक्षी पार्टियों में शासक दल का कोई विकल्प नहीं था। तो इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रभुत्व में रही। और जो ये दौर था, जो लेसन हम कर रहे हैं, एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर था। इस पूरे दौर को कांग्रेस प्रणाली का नाम दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। विपक्षी पार्टियों का उद्भव मतलब जन्म। अब 1952 में चाहे कांग्रेस पार्टी जीती पहले 3 आम चुनाव, लेकिन विपक्षी पार्टियां थी उस समय। और 60-70 के दशक में तो बहुत सारी विपक्षी पार्टियों का जन्म हो गया, बहुत क्षेत्रीय कुछ दलों का भी जन्म हो गया। और जिन्होंने जो है, विपक्षी पार्टियों का क्या काम होता है? आलोचना करना। जिन्होंने बहुत ही जो है वो सिद्धांतों के आधार पर इस पार्टी की आलोचना की, ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे। कुछ विपक्षी पार्टियों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जब इतनी सारी पार्टियों का ये गुट है, तो एक कांग्रेस पार्टी का ही नेता क्यों प्रधानमंत्री बनता है। अगले पेज पर आ जाइए। तो इस प्रकार से व्यवस्था जन्य जो कमियां थी, उसके ऊपर रोष दिखाया विपक्षी पार्टियों ने, और एक स्वस्थ लोकतंत्र की ये पहचान है। अगले पैरे में है कि उस समय जो है वो पारस्परिक संबंध विपक्ष और पक्ष के बहुत सम्मान जनित होते थे। आपस में सम्मान किया करता था पक्ष और विपक्ष की पार्टियां। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण का पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत आदर करते थे। तो ये समावेशी पार्टी थी। अगले पेज पर आ जाइए। कि आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण ये जड़ों से जुड़ी हुई पार्टी थी, और इसने अपने अंदर जो है सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति, हर हित समूह को अपने अंदर समावेश कर लिया था। परंतु इसके अंदर वो क्षमता थी, लेकिन जैसे जैसे ये क्षमता घटी, दूसरे राजनीतिक दल जो है वो उभरना शुरू हो गए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।